नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पूर्व पैक्स अध्यक्ष से नक्सलियों ने मांगी 10 लाख की रंगदारी, बेटे और भाई की हो चुकी है हत्या, दहशत में पूरा परिवार। छोटी सरैयागंज के एक होटल में पड़ा छापा, सोना ठग गिरोह के एक सदस्य गिरफ्तार। शिवहर के एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई कार्रवाई, 3 लाख का चूना लगाकर हुआ था फरार। और बरियारपुर ओपी से अगवा लड़की को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया सकुशल बरामद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। फकली ओपी क्षेत्र में एक बार फिर भाकपा माओवादी की ओर से पर्चा भेजकर पूर्व पैक्स अध्यक्ष से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। पूर्व पैक्स अध्यक्ष प्रदीप यादव के घर पर माओवादियों ने पर्चा चिपका दिया है, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग की गई है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एएसपी इमरान मसूद ने बताया कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। वर्ष 2013 में भी प्रदीप यादव पर माओवादियों ने हमला किया था, जिसमें प्रदीप यादव के बेटे और भाई की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2018 में भी घर पर फायरिंग की गई थी। देखिए, हमारे साथ 5 तारीख को जब हम सुबह निकले तो मेरे घर के बगल में दलान है जहाँ हम बैठते हैं। दलान के खिड़की में एक उजला रंग का पत्र था। जब हम उसको खोले तो उसमें जो है से नक्सली द्वारा 10 लाख रुपए की लेवी की मांग की गई। नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई। 2 किस्तों में मांगा गया। एक मोबाइल नंबर भी उस पत्र में दर्शाया गया है। यदि आप एग्री हैं तो इस पर आइए में एग्री लिख के मैसेज करें और पुलिस को यदि बताइएगा तो आपके लिए खतरनाक होगा, इस पत्र में लिखा हुआ था। और पूर्व में भी 24 जून 2013 को मेरे घर पर नक्सली हमला हो गया, जिसमें मेरे बड़े भाई लक्ष्मी प्रसाद यादव एवं बड़े पुत्र प्रभास कुमार यादव की हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों द्वारा मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन मैं किसी भी अति से मैं भगवान की कृपा से बच गया। उसके बाद से हमको जिला सुरक्षा कमेटी द्वारा 10 हाउस गार्ड और 2 अंगरक्षक दिया गया था सुरक्षा हेतु। मेरी सुरक्षा में तैनात था। बाद में मुझे हाउस गार्ड और 1 अंगरक्षक वापस लिया गया। उसके बाद फिर 1 अंगरक्षक बहाल था, जो पुलिस द्वारा छल से लोकसभा चुनाव 19 में मेरा अंगरक्षक वापस कर लिया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई अंगरक्षक नहीं है। जबकि नक्सलियों द्वारा 2014 में भी हमको धमकी भरा पत्र दिया गया। 13 मार्च 2018 को मेरे घर पर फायरिंग भी हुई थी। समय इन सभी से मेरा और मेरा परिवार पूरा दहशत में। हम लोग 5 बजे सांझ के बाद भी अपने घर में किसी तरह अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी और मेरा पूरा परिवार दहशत में है। हम भयभीत हैं। किसी भी समय हमारे साथ किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि मैं ठीक से अपने और अपने बच्चे और अपने परिवार की जीवन जो है से निर्वाह कर सके। अच्छा, कितने लाख की रंगदारी मांगी गई है? 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जो 2 किस्तों में देना है। इसकी सूचना आपने प्रशासन को की है? मैंने सोमवार को मैंने एएसपी सह डीएसपी पश्चिमी से मिला था, मकसूद इमरान जी से, और उनको मैंने पत्र दिखाया। और उनके पत्र दिखाने के बाद मैंने शाम में फकली ओपी गए और फकली ओपी कर मैंने शाम में एक लिखित आवेदन दिया है। इस आवेदन के आलोक पर फकली ओपी में एक केस हुआ है, जिसमें एक प्रदीप झा नाम के व्यक्ति को एक लेटर उनके घर पे आया है, जिसमें भाकपा माओवादी संगठन का वो लेटर है। और उसमें 10 लाख रुपए की मांग की गई है। अगर उनको नहीं दिया तो उसमें गलत हरकत करने की उसमें बात की गई है। इस आधार पर हम लोगों ने एक एफआईआर भी रजिस्टर करी है और इस लेटर की जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करने के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है। कि वर्ष 2013 में भी उस पर उसके भाई और उसके बेटा को हत्या कर दी गई थी। 2018 में भी उन पर वार की गई थी, दरवाजे पे जाकर के फायरिंग और की गई थी। हाँ, इसका हिस्ट्री रही है इसमें।
2013 में भी एक उनके घर पे हमला हुआ था जिसमें उनके परिवार के कुछ लोग मारे गए थे, और उसी आधार पे फिर अब हम उस पर भी देखते हुए कार्रवाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या मैटर है। बरियारपुर ओपी के पैतरापुर गांव से सोमवार की शाम से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पिता रामबाबू राम ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। अपहरण की बात सामने आने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर समस्तीपुर की मुसरी घराड़ी से लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस का मानना है कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ था, वह घर से भाग गई थी। इधर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। क्या है मामला? कुछ नहीं है, ये अपहरण का एक ठो मामला निकला था, उसी में लड़की बरामद हुई है। बरामद का कोर्ट का 64 का बयान। कहाँ से बरामद हुई और कब हुई? मामला वो थाना है आपको समस्तीपुर में, मुसरी घराड़ी से। कब बरामद हुई है? कल बरामद हुई। कब का मामला है ये? कल का मामला है। यानी भागी कब? दर्ज कब? परसों भागी थी। मात्र 24 घंटे में बरामद हुआ था। बड़ी उपलब्धि आपको। बरामद करने के बाद से ना हम FIR हुआ है, आवेदन पड़ा, हम उसमें लगे तहकीकात मिली। बुधवार को नगर पुलिस ने छोटी सरैयागंज स्थित एक होटल में छापेमारी कर सोना चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को भनक लगते मौके से 2 युवक भागने में सफल रहे। शिवहर के तरियानी निवासी राजा ठाकुर के घर से 3 युवकों ने सोना चमकाने के नाम पर लगभग 3 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया था। इसकी शिकायत स्थानीय थाना में कराई गई। पुलिस के तीनों युवक की ट्रेस मुजफ्फरपुर के छोटी सरैयागंज स्थित सिटी गेस्ट हाउस में मिला। फिर क्या था, नगर पुलिस ने तुरंत गेस्ट हाउस में छापा मारकर बेगूसराय के तेतरी निवासी सुबोध कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से सोना बरामद नहीं हुआ। वहीं पुलिस उसके साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये लोग व्यापारी बोलकर अंगूठी का नग बेचना और सेंट बेचने का काम, और बड़ी आश्चर्यजनक है ये घटना कि इसी का ग्रुप जो है सो इसका फ़ोटो भेजता है और इन्फॉर्म करता है। मतलब ये ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं। अब तो ये पुलिस इसको निकालेगी कि गुत्थी क्या है। कितने लोग ठहरे हुए थे यहाँ? 3 आदमी थे ये लोग। तीन नाम तो देखना होगा। रजिस्टर चंदन है। ID वगैरह क्या जमा किया? वही चंदन के नाम से है। तो वो लोग सुबह निकलता है तो गाड़ी के लिए लेके जाता है ना ID, चंदन कुमार के नाम से। जाता तो कितने बजे आता है? भर दिन तो रूमे में रहता है, खाना बनाता है, रहता है। नहीं रहता है? हाँ। कितने दिनों से लगभग आ रहा है? ये लोग लगभग हम समझते हैं कि 2-3 महीना से तो आता है। अपाची इन लोग के पास, पूरे आदमी के पास अपाची है गाड़ी। जैसे इनसे हमको सूचना मिला, हम तुरंत रूम को लॉक करके और पुलिस के हैंडओवर अभी कर दी, उनका मोबाइल और उस आदमी को, और जो भी आदमी आएगा सब। लोग बताया बेगूसराय। विधानसभा में तेजस्वी यादव के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कटरा प्रखंड परिसर में राजस्व मंत्री रामसूरत राय का पुतला दहन किया। राजद कार्यकर्ता मोहम्मद हुसैन और वेद प्रकाश ने कहा कि मंत्री जी का परिवार दूध का नहीं, शराब के कारोबार में संलिप्त है। मामला उजागर होने के इतने दिनों के बाद भी परिवार वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी का जो बयान आया और उन्होंने जो एक गली का छुट भैया भी ऐसा जो क्रिमिनल होता है वो भी ऐसा नहीं अल्फाज का इस्तेमाल करेगा जो उन्होंने किया। हमारे कहने का मतलब है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई से हमारा 10 वर्ष से कोई मतलब नहीं है, फिर जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने फोटो दिखाया कि आप 17 में आप वहाँ गए थे और आपने पुरस्कार वितरण किया, भाई के साथ खड़े थे, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये अब वो मेरा कहना है कि ठीक है ज़मीन एग्रीमेंट आपने किया तो आप उसका प्रूफ मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, आप दिखाइए। आप वो नहीं दिखा रहे। चलिए मान लिया ज़मीन ये है, अब तो आज सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी प्रूफ के साथ कि पुलिस ने केस डायरी में दिखाया कि पिकअप वाहन जो पकड़ानी वो मंत्री जी के भाई की थी। वो पिकअप वाहन क्या करने गया था आपका वहाँ? वो भी एग्रीमेंट किए हुए थे क्या शराब धोने के लिए? मेरा कहना है कि आप सच बात को पूरी जनता जानती है, आपके गांव के अगल बगल का जानता है। अगर सही जांच हो जाए तो गांव के अगल बगल के लोग साबित कर देंगे कि इनका आज से नहीं, 1.5-2 साल पहले से ये धंधा चल रहा था।
ये किसी से छिपा नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, बात खत्म हो जाएगा। शराब के मामले में तेजी से कार्रवाई को लेकर मद्य निषेध विभाग के आईजी अमृत राज बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी अमृत राज ने मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी गणेश कुमार, एसएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी राजेश कुमार और जिले के सभी डीएसपी के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि शराब कारोबारी के खिलाफ जारी कार्रवाई में कुर्की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। कुर्की जब्ती एक कोर्ट का प्रोसेस है और उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। पहले वारंट इशू होता है, उसके बाद वारंट के तामीला के बाद हम उसका कुर्की जब्ती का प्रोसेस करते हैं। तो कोर्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। जब हमको वारंट मिलेगा उसका हम तामीला करेंगे और अकॉर्डिंगली हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। उस पर भी डिस्कशन हुआ है सीनियर एसपी के साथ और आईजी साहब के साथ। उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। बेसिकली आज जिला पुलिस के साथ मेरी एक रिव्यू मीटिंग थी। बेसिकली होली के उपलक्ष्य में हम लोग अपने प्रिपेयर्डनेस को लीकर के से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस को समीक्षा करने आए थे और फ्यूचर में क्या एक्शन प्लान रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाएंगे, उससे संबंधित डिस्कशन के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। अनुदान राशि की मांग करते हुए बिहार विश्वविद्यालय में 2 दिनों से धरने पर बैठे शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बुधवार को विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार और आक्रोशित कर्मचारियों के बीच बहस भी हुई। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि ज्यादातर कॉलेजों को अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही बाकी बचे कॉलेजों की भी राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। कल 16 तारीख को यहाँ पर धरना का कार्यक्रम रखा था कि संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों का अनुदान 4 साल पर विश्वविद्यालय में आज से 7 महीना पहले आया और विश्वविद्यालय के निष्क्रियता के कारण, उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण आज तक यह आंदोलन लंबित है। पहली बार 7 महाविद्यालय का अनुदान आया, जिसमें 2 महाविद्यालय का वितरण हुआ, 5 महाविद्यालय का। आज भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अनावश्यक उलझन पैदा करके उसको रोके हुए हैं। हाइट तो यह है कि कुलपति जी के आदेश के बावजूद एवीएस कॉलेज लालगंज का अनुदान लगभग 2 महीना से, कुलपति जी के आदेश के बाद लगभग 2 महीना से विश्वविद्यालय का नीचे का पदाधिकारी, कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी और कर्मचारी मिलके उसको उलझाए हुए है और वितरण नहीं कर रहा है। उसी तरह से एमएनएम कॉलेज बेतिया का, बीवीएन कॉलेज बगहा का, जमुना कारजी कॉलेज का, जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज का अनुदान पड़ा हुआ है। दूसरी बार 4 महाविद्यालय का अनुदान आया, जिसके संबंध में अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। हमारा मांग है कि जल्द से जल्द सभी महाविद्यालयों के अनुदान का भुगतान किया जाए, ताकि होली जैसे इस महापर्व में उसका कुछ लाभ हमारे परिवार को, हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को मिल सके। मार्च महीने में करीब 13 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। मार्च महीने में लगातार कई त्योहार पड़ने से सेकेंड सैटरडे और बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते व्यापारियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार, महामंत्री सज्जन शर्मा, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल और सदस्य अरुण कुमार हिसारिया ने डे न्यूज के साथ अपनी परेशानियों को साझा करते हुए बताया कि बैंक कर्मचारी अपने लाभ के लिए आम लोगों का करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। व्यापार पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन इस बंदी से पूरे राष्ट्र पर असर पड़ा है। 1 साल की कोरोना की मार खाने वाले लोगों के समय ये उचित समय नहीं था बैंक वालों को ऐसे डिमांड रखने का। और क्या उचित था इस समय रखने का, जबकि व्यापार नहीं चल रहा है। बड़ी मुश्किल से हम लोग व्यापारियों को पकड़ धकड़ के लाते हैं और ऐसे समय में हड़ताल करना, इसको हम राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश है, रहेगा तो राष्ट्र भी रहेगा, तो सब काम होगा। लेकिन बैंक वालों ने इस परिस्थिति में, राष्ट्रीय आपदा के समय बैंक की हड़ताल इतनी दुखद है जिसकी कल्पना नहीं की जाए। व्यापारियों को तो 2 दिन तक
कोई काम न, हम सोचते हैं हम लोग के सुदापट्टी में लगभग 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर नहीं हो सका और इसका नुकसान पड़ा रुपया अपने पास पड़ा रहा। तो ये स्थिति बहुत दयनीय है और इसका हम घोर निंदा करते कि समय रहते करना चाहिए था, करें, लेकिन अभी कोरोना से उबरने की स्थिति भी नहीं हुई है, फिर कोरोना मंडरा रहा है और ऐसे समय में बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल बिल्कुल वाजिब नहीं है। बैंक हड़ताल से 4 दिन की हड़ताल मतलब 2 दिन की हड़ताल 2 दिन की बंदी, इससे लगभग 2-4-5 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है व्यापार को। और हड़ताल का अभी कोई औचित्य ही नहीं था, जबकि गवर्नमेंट ने खाली अनाउंस किया था कि 2 बैंक को किया जाएगा प्राइवेट में। वो बैंक अभी इसमें 4-5 बैंक इसमें लिस्ट में है, वो बैंक का नाम की घोषणा भी नहीं हुई। इसी चलते उससे पहले ही लोग हड़ताल करना शुरू कर दिया। ये अभी जो 2 दिवसीय बैंक हड़ताल हुआ, इसकी क्लियरिंग में लाखों करोड़ों रुपए ठप हो गए। शुक्रवार को जो बैंक में हम लोगों ने क्लियरिंग के लिए चेक डाला वो आज तक क्लियर नहीं हुआ, 5 दिन हो गए हैं। उसका ब्याज का नुकसान हम व्यापारियों को होता है, न कि बैंक कर्मियों को हो रहा है। आगे हमारी साख खराब होती है कि इनका पेमेंट समय से नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, प्राइवेट बैंक चालू होते, सरकारी बैंक बनते, दोनों का म्यूचुअल नहीं होने से हम लोगों का चेक क्लियरिंग नहीं हो पाया, हमारे खाते का पैसा नहीं आया। इससे काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा है। फिर ऐसा क्या कारण है कि बैंक कर्मी सरकारी नौकरी ही खोजते हैं? उनको क्या लस्ट है, उनको क्या लोभ है? क्या प्राइवेट बैंक पगार नहीं देती है? लेकिन इसका मूल कारण ये है कि सरकारी बैंकों में वो काम नहीं करना चाहते हैं और प्राइवेट बैंकों में जितना वो पगार देते हैं उसके अनुरूप उनसे काम करवाते हैं। काम तो करना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, आखिर क्यों, क्या लस्ट है कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हुआ। अब सरकार यदि उनकी मांग नहीं मानती है और न माननी चाहिए, आज हम खाता धारक हैं, हमें हर सुविधा चाहिए। बुधवार को कलमबाग रोड के बालाजी हुंडई शोरूम के सामने स्थित बिहार सारथी क्लासेज के दूसरे ब्रांच का शुभारंभ हुआ। भगवानपुर स्थित आर्यभट्ट प्रेप स्कूल कैंपस में शुरू हुए बिहार सारथी क्लासेज के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन आरडीएस कॉलेज के प्राचार्य अमिता शर्मा ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर एसटीईटी के सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मौके पर मौजूद संस्थान के डायरेक्टर प्रवीण कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्यूटी कुमारी ने बताया कि इस बार एसटीईटी में 100% छात्र सफल हुए हैं। ये सारथी क्लासेस में देख रही हूँ कि बच्चियाँ ज़्यादा रिजल्ट लाई हैं सीटेट में, लेकिन बच्चियों को इतना लाने से मैं बहुत खुश हूँ। पर अभी भी महिलाओं को जो आप लोग सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वो आधा अधूरा है। अभी पूरे इंडिया में मुश्किल से 10% भी महिला ऐसी नहीं है जो आपके माने सेल्फ डिपेंडेंट हो पाई हैं। और एक्सेप्शन अपने उत्कृष्ट कार्य, अभी जितनी लड़कियों को हमने प्राइज दिया, टॉप करने का प्राइज दिया, ये सब जरूर एक्सेलेंट वर्क की होंगी, तभी इनको ये प्राइज मिला है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए इंडिया में तो एक्सेलेंट वर्क के कारण निर्मला सीतारमण आज ऊंचे पायदान पर हैं। और अपने वर्क के बेसिस पे ही मैं भी अभी यूनिवर्सिटी के एक पायदान पे हूँ, उसका कारण सिर्फ मेरा काम है और ये बच्चियाँ काफ़ी मेहनत की होंगी जिस कारण ये यहाँ तक पहुँची हैं। और मुझे उम्मीद है कि बच्चियाँ इसी तरह से अगर कंटिन्यूअस अपना प्रैक्टिस करती रहेंगी तो कुछ दिन बाद हम सभी लड़कियां और महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बराबरी पे आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आए। बिहार सारथी क्लास के नाम से एक हम ब्रांच चला रहे हैं अघोरिया बाजार में बालाजी हुंडई के सामने, और दूसरा ब्रांच का यहाँ आज ओपनिंग हुआ और 100% रिजल्ट आया है। जनवरी 2031 जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें आज क्या क्या हुआ है? आज दूसरा ब्रांच का ओपनिंग हुआ है और जितना छात्र पास किए हैं या छात्रा हैं उन सबको मेडल दिया गया है और कोचिंग का प्रमाण पत्र दिया। किनके द्वारा दिया गया है? CCDC बिहार यूनिवर्सिटी, और अभी वर्तमान में RDS के प्रिंसिपल है, मैथ के HOD। आगे क्या आपके द्वारा संदेश रहेगा?
आगे कोशिश है जो मुजफ्फरपुर में सबसे बेस्ट मेरा कोचिंग का नाम था और रिजल्ट 100% आता है स्टेट और सीटेट दोनों में। ये हम लोग तो 3-4 साल से इस कोशिश में थे कि सीटेट क्वालिफाइड करें, बट हमें सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा था। जब हमें सारथी क्लासेस के बारे में पता चला तो हम इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए और यहाँ पे हमें ब्यूटी मैडम के माध्यम से एक सही दिशा निर्देश मिला और एक सही सिलेबस के माध्यम से हमें गाइड किया गया, जिसकी वजह से हम लोग सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हुए। ये संस्था का बिहार सारथी क्लासेस संस्था बहुत ही अच्छी है, मैं इसका बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ टीचर के साथ विद्यार्थी का जो संबंध है वो अपना घर जैसा है, तोड़ तोड़ के समझाती है। मैं एक ही तैयारी की थी लेकिन दोनों में निकल गई, इसलिए मैं इस कोचिंग का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फिर से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे राज्यों से मुजफ्फरपुर आने वाली यात्रियों की कोरोना जांच शुरू कर दी है। बुधवार को रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों से आए यात्रियों की RT-PCR कोरोना संक्रमण जांच की गई। CHC अधीक्षक ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 4 जगहों पर कोरोना वायरस की जांच के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक केंद्र 24 घंटा खुली रहेगी। हम तो यहाँ 100 कर रहे हैं RT-PCR और 3 जगह हो रहा है, एक दक्षिण साइड में भी 100 और यहाँ देख रहे हैं 2 लेडीज कर रही है। 300 लोगों के सर्टिफिकेट न तो हुआ तो 24 घंटा ना चल रहा है, आज से शिफ्ट बाई शिफ्ट चालू है काउंटर में। हम लोग तो यहाँ 100 कर रहे हैं। 300 उधर 1000 के लगभग 1300 लोगों को सर्टिफिकेट है। पता नहीं है, आप यहाँ पे मतलब लोगों को देख सकते हैं, मतलब फोटो नहीं लगा रहे हैं, लोगों को देख सकते हैं कि कोई भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। लोग अभी भी केयरलेस है, कोरोना को लेकर कोई डर नहीं है लोगों में। मामले बढ़ते जा रहे हैं अदर स्टेट में, तब भी लोग उससे सीख नहीं ले पा रहे। हाँ, टेस्ट भी नहीं करवाना चाह रहे हैं। एक दिन में कितना टेस्ट कब भी कर पा रहे हैं अभी आप लोग? आज तो पहला दिन है। ये तो पहला दिन है, पहले दिन अभी सुबह से हम लोग का 100-150 टेस्ट हो चुका है। मंगलवार की रात चतुर्भुज स्थान चौक के समीप एक पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में गैस सिलेंडर के विस्फोट होने की बात कही गई है। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की 2 यूनिट मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। आग लाइन से लगा है, शॉर्ट सर्किट से लगा। हम लोग तो बाहर थे, हम लोग बाहर में थे। उसके बाद जब आवाज होने लगा तब हम पतंग जलने लगा, तब आवाज क्या था दुकान में? कुछ ये खिलौना उलौना का दुकान था, गुड्डी तागा का दुकान था। ये तो देख ही रहे, पूरा चित्राया गुड्डी तागा। पटाखा ना पटाखा उटाखा नहीं था। अच्छा, पटाखा उटाखा नुकसान है? अब वही कैसे हम कहे, अंदाज बताइए कुछ। 2-4 लाख रुपए का हो गया नुकसान। 2-4 लाख रुपए का हुआ है नुकसान, और क्या कहें। ये जस्ट अभी की घटना है भैया। 6-7 बजे तक तो हम लोग अजान पड़ा, तब तक तो बाहरिए थे, दुकान बढ़ाने के थे। 8 बजता है तो दुकान बढ़ा देते हैं, अब बढ़ाए के बाद अपना शो पर जाते हैं। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे आग लगा है, तो हम लोग तत्काल निकले तो यहाँ देखे पटाखा का दुकान है, छोटा मोटा दुकान है, इसमें आग लगा हुआ था। गुड्डी मतलब वही पतंग और पटाखा दोनों है। पटाखा भी है, पटाखा हम बुझाए हैं, हम देखे हैं तो पटाखा भी है। पटाखा और जो पतंग होता है उसका दुकान है, जो कि आग पे अभी काबू पा लिया गया है। कितनी फायर की टीम आई है? गाड़ी आई है? फायर की टीम 2 टीम आई हुई है अभी फिलहाल। कड़ी मुशक्कत के बाद? हाँ, कड़ी मुशक्कत के बाद। दुकान में फायर सेफ्टी के लिए क्या कुछ लगाया गया? इस फायर सेफ्टी में छोटा मोटा कुछ सेफ्टी के लिए कुछ सामान नहीं था, जो कि जरूरी है। खास करके जो छोटा मोटा ही तो पटाखा अलाउ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गोपनीय रूप से रखे हुए थे और फायर सेफ्टी के लिए कोई सामान नहीं था। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे कार्रवाई आगे हम दे देंगे अपने अफसर को, लिख के देंगे जी। बुधवार को जिले में पहुंचे जदयू दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ रमन पासवान का जदयू नेताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जदयू के जिला संयोजक सज्जन कुमार पासवान को मनोनीत किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई पार्टी दलितों का सम्मान करती है तो वह जदयू है और वह जल्दी उत्तर बिहार के सभी जिलों का दौरा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो जदयू भी अपने प्रत्याशी उतारेगा।
अब वो कहीं उनके समर्थन से अगर कहीं कोई पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, या विभिन्न पदों के लिए जो चुनाव होगा, तो उसमें अगर वो समर्थन करेंगे किसी का, तो हम जो यूनाइटेड जनता दल के लोग हैं, हम भी समर्थन करेंगे। अगर वो चाहेंगे कि नहीं, मिल करके एक अनौपचारिक तौर पर ही एक दूसरे का समर्थन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अन्यथा अगर जैसा कि आपने हमें बताया, आपने जानकारी दी, क्योंकि आप तो प्रेस वाले हैं, घूमते रहते हैं, तो आपने जो जानकारी दिया कि हाँ भाई भाजपा के लोग उतार रहे हैं, कैंडिडेट उतार रहे हैं, अपने समर्थन से उतार रहे हैं, तो उसमें हम लोग किसी पार्टी से हम लोग गठबंधन में हैं, वो ठीक है, गठबंधन धर्म का पालन निर्वहन हम लोग अक्षरशः करेंगे। किंतु अगर वो परिस्थिति आएगी इस पंचायतों में, वो बिल्कुल खुलेआम तौर पर अगर कहेंगे कि नहीं भाई ये मेरा उम्मीदवार है, तो हम लोग भी अपने उम्मीदवार को अगर देखेंगे कि जहां हमारा उम्मीदवार निकल पड़े तो हम लोग समर्थन से देकर के उनको जिताएंगे। जिस समय पार्टी का निर्माण हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी समता पार्टी का गठन किए थे, तो मुख्य आधार बाद में वही जनता दल यूनाइटेड के रूप में होते 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 यूनाइट हुआ, ये यूनाइटेड जनता दल कहलाया। तो लव कुश का तो समीकरण बना ही था, और बाकी जितने इस प्रदेश के, देश के जो पिछड़े समाज के लोग थे, अति पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समुदाय के लोग थे, सभी लोग इसमें जुड़ते गए। और जहाँ तक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं पार्टी में, उनका विलय हुआ है पिछले दिनों, तो उनके आने से निश्चित तौर से पार्टी मजबूत हुई है, और उनके क्रियाकलाप से और पार्टी अधिक मजबूत होगी। यूनाइटेड जनता दल बहुत ही मजबूत स्थिति में आएगा, और आने वाले समय में इसका सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बिहार में होगा, और उसके बाद देश में होगा, आगे की ओर बढ़ रहा है। किन जिलों में आगे आपका ये जो गांव की ओर जो जाने का कार्यक्रम है, किन किन जिलों में आगे चलेगा? आज तो हम लोग शुरू किए हैं, मुजफ्फरपुर से शुरू किए। आज मुजफ्फरपुर से शुरू किया, चूँकि इसी कमिश्नरी में मेरा घर पड़ता है, तो हम अपने घर से ही शुरू किए। आज मुजफ्फरपुर है, फिर कार्यक्रम अभी बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको जानकारी दिया, फिर जाएंगे, मैं दूसरे जिला में जाऊंगी, इसके बाद सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के बाद शिवहर, शिवहर के बाद उधर फिर पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, इसी ढंग से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उत्तर बिहार का कहने का मतलब, उत्तर बिहार में जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं, बीच में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर जो है, जो भी कमिश्नरी है, वही उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार की हमारी जवाबदेही मिली है हमें, हम इसको खूबी कोशिश करेंगे कि हम इस संगठन को मजबूत करके और पार्टी के निकट रखें, और जो भी समस्या है हम लोगों के बीच में, जब गांव में जाएंगे तो समस्या निखर के सामने आएगा, और फिर उसका निदान कैसे हो, इसको भी अपने जो हमारे आदरणीय नेता है नीतीश कुमार जी, उन तक हम यहाँ के संदेश को, दलित का जो संदेश है, जो दर्द है, इसको भी हम पहुँचा रहे हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई मुजफ्फरपुर के द्वारा बुधवार को विभिन्न पुलिस थानों में कार्यरत सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के बीच एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। एक दिवसीय प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम 2015 में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बालकों के देखरेख और संरक्षण हेतु वर्णित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम कर आज का जो कार्यक्रम है वो जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में, जो जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, और उस स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जो सभी थानों में पदस्थापित नामित चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स है, उनका एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटना से आए हुए यूनिसेफ के कंसल्टेंट प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। बेसिकली जब कोई बच्चा पुलिस के संपर्क में आता है, वो बच्चा CNCP भी हो सकता है, ऐसे बच्चे जिनको कि सहायता की आवश्यकता होती है, या ऐसे बच्चे जो कि विधि विवादित बच्चे होते हैं। वो बच्चा कानून के अंतर्गत अगर जब भी उनका पहला संपर्क होता है, उस संपर्क में पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह की सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, या JJ एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पुलिस को जो जिस प्रकार के कार्य दिए गए हैं
उस कार्यों को विस्तृत रूप से उस रूपरेखा को तैयार करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि बच्चा पुलिस स्टेशन जाके या तो डर जाता है या तो उसको लगता है कि वो एक ऐसे जगह आ गया है जहाँ कि उसे नहीं होना चाहिए, जबकि जेजे एक्ट और पोक्सो एक्ट में इस तरह की सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि बच्चे को लगे कि वो किसी कानूनी प्रक्रिया का नहीं है बल्कि अपने घर के माहौल में उससे संबंधित चीज़ें हो रही है। तो उन सभी गतिविधियों को डिटेल में बताया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, एक बच्चे सा माहौल मिले। हर थाना में जो CWPOs होंगे उनकी यह जिम्मेवारी होगी, जो नामित CWPOs है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स, कि वो बच्चों के साथ जब पहला संपर्क स्थापित करते हैं तो वो वर्दी में ना रहें, वो सिविल ड्रेस में रहें और बच्चों को उस माहौल में बताएं, उस माहौल में सवाल पूछें जिसके हिसाब से उसे एक खुशनुमा लगे, उस पर कोई उसके बचपन पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। कार्यक्रम है जहाँ की पुलिसकर्मियों को जो भी एक्ट में जिन भी धाराओं का वर्णन है, ताकि वो बच्चों को के स्टेटमेंट से लेकर बच्चों को अपने अधीन लेने से लेकर बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उपस्थापित करने से लेकर ऑब्जर्वेशन होम में लाने तक का है कि उन प्रक्रियाओं में वो कैसे बाल मैत्री व्यवहार को अपने अंदर समाहित करते हैं। इन बातों को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में म्यूचुअल फंड को लेकर व्यापारियों के मन में बनी आशंकाओं को दूर करने के लिए यूटीआई की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूटीआई के जोनल हेड विनोद महाजन द्वारा बचत के सही तरीकों की जानकारी दी गई। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो यहाँ के जो बिजनेसमैन लोग हैं हम उनको बताना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या फ़ायदे हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एक अवेयरनेस ड्राइव यूटीआई चला रहा है और हम अलग अलग शहरों में जाके बता रहे हैं कि लोगों को म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहिए और उसका क्या फ़ायदे हैं। तो आज जो हमारी सारी चर्चा है वो उसी पे केंद्रित रहेगी कि लोग क्यों म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, आपको अपने पैसे को बढ़ाने के लिए बचत करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उस पर हमारे जो डिस्कशन का जो पॉइंट है वो रहे। 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायकों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना में शामिल सहायकों ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम समेत अन्य सभी विभाग जहां कार्यपालक सहायक कार्यरत है वहां के काम बाधित है। इसके बावजूद किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। हम सभी कार्यपालक सहायक मुजफ्फरपुर जिला, सभी प्रखंड में काम करने वाले पंचायती राज, आरटीपीएस काउंटर, मनरेगा, आईएवाई, ये सभी लोग यहाँ आज उपस्थित है धरना स्थल पर। सरकार से हमारी मांगों को पूर्ण नहीं की जा रही है। हमारी मांगे यही है कि हमारी नियमितीकरण करे। सरकार आए दिन प्रतिदिन पत्र निर्गत करके हम लोगों को डराने का काम कर रही है। सरकार कह रही है कि आप अपनी दक्षता परीक्षा दो, जबकि हम लोग परीक्षा देकर ही इस कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत है। इसी के विरोध में आज हम लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। यस, जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं पूरेंगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इससे भी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। बुधवार को चंदवारा स्थित डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय बीएड में कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मरवन स्थित शहर के प्रतिष्ठित जयपुरिया स्कूल के द्वारा सिलेक्शन किया गया। बीएड सत्र 2018-20 एवं 2019-21 के लगभग 70 छात्रों ने भाग लिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नूतन कुमारी ने कहा कि हमारे कॉलेज के द्वारा कैंपस सिलेक्शन कराए जाने से छात्र काफी उत्साहित है। 3/3/2021 को हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन हो रहा है। कुछ स्कूल को हमने इन्वाइट किया, जिसमें एक स्कूल अभी जयपुरिया वाले आए हुए हैं और हमारे बच्चों में क्वालिटी है। हम देखते हैं कि वाकई इंटरव्यू कहीं होता है तो हमारे बच्चे जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने बच्चे को हम यही कैंपस सिलेक्शन कराते हैं, जिससे हमारे बच्चे को यहाँ रोजगार भी मिल जाए। और इसी को देखते हुए हमने आज से शुरू करवाया। और ये सोच हमारे जो कॉलेज के संस्थापक हैं डॉक्टर महचंद्र प्रसाद सिंह और जो हमारी नई सेक्रेटरी बनी है डॉक्टर सीमा शर्मा जी, उनकी भी सोच इसके पीछे है। और इस सबको बच्चे काफ़ी उत्साहित में रहे, इसे देखकर हम शिक्षक भी काफ़ी उत्साहित। एक प्रयास मंच के द्वारा मंगलवार को शहर के बहलखाना और चंद्रलोक गुमती स्लम बस्ती में स्कूल में नामांकन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि अपने बच्चे को स्कूल में नामांकन कराए।
ताकि बच्चे पढ़ सके। मौके पर मंच के संयोजक संजय रजक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के बहलखाना, चंदलो गुमटी और सिकंदरपुर शमशान घाट में नामांकन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। अभी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा नामांकन को लेकर प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8 मार्च से लेकर और 20 मार्च तक बच्चों का निःशुल्क नामांकन स्कूल में होना है। जो बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, उन सभी लोगों को स्कूल में नामांकित करना है। और मंच के द्वारा लगातार शिक्षा जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है नाटक लोकगीत के द्वारा। और अभी वर्तमान समय में नामांकन अभियान को लेकर शहर के स्लम बस्ती में जा कर वहाँ के लोगों, वहाँ के बच्चों के बीच लोकगीत के द्वारा जागरूक किया जाता है कि जो बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर है वो स्कूल में जाए और नामांकन करवाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DN न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।